आपने अप्लाई किया यूएस इमिग्रेशन के लिए CR1 I1 स्पाउसल या कोई भी एफ़ की कैटेगरी, स्पेशली F4, और आपको ख्याल आता है कि मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जो भी जहाँ जहाँ अकाउंट बनाए हुए हैं, क्या वो मेरे से ये अकाउंट्स मांगेंगे? क्या उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा? क्या इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे रिजेक्शन मिल सकती है? तो आज की इंशाल्लाह वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये साइड पे मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, इसको जाकर पहले फॉलो करें, DM में स्लाइड करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर प्राइवेट नेचर के अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कहीं से। ये होता है कि जब मैं कमेंट को रिप्लाई करूँगा या कोई और रिप्लाई करेगा तो सबके लिए वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू। मेरा नाम बासित, यूएसए में न्यू इमिग्रेंट को अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। वीडियो को शुरू में ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट आता है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। इस वक्त मैं पी रहा हूँ पाकोला और पाकिस्तान की फुल याद आ रही है। लेकिन अगर आपको सवाल आता है कि क्या यूएसए में पाकिस्तानी ग्रॉसरीज मिल जाती, पूरा यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, पूरी मैंने 2 ग्रॉसरी स्टोर्स को कवर किया है ड्यूरिंग रमज़ान इन यूएसए। इसके साथ अगर आपको ये भी सवाल आता है कि रमज़ान की क्या वाइब है यूएसए में, तो पूरी वो सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें मैं बेतहाशा सवालों के अलावा यूएस के अंदर आपकी रमज़ान को सारा कवर किया हुआ है। साथ में हमारे देसी स्टोरों की है जहाँ से पकोला और रोज़ा सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बड़ी अच्छी सीरीज़ है, जाकर देखें, आपको बड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने एक नोटिस की है कि कमेंट्स के अंदर जो बेसिक यूएस इमिग्रेशन से रिलेटेड सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि जो आप लोग देख रहे हैं उसमें से 10 लोगों को सारी बातें वो पहले ही पता जो मैं कहने लगा हूँ, और एक चांस है कि उनको ये बातें नहीं पता। तो पहले हम ये चीज़ें थोड़ी कवर कर लेंगे। इस इन चीज़ों को, इन स्टेजेस को हम कनेक्ट करेंगे आज के सवाल से। तो यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला USCIS, दूसरा NBC, तीसरा यूएस एम्बेसी, हमारे केस में इस्लामाबाद। USCIS का काम होता है कि पहली फाइल लेना, पहली एप्लीकेशन लेना पिटिशनर से कि आप किसको बुलाना चाह रहे हो। एक भाई या बहन अपने भाई बहन को बुलाना चाहते हैं, यूएस ब्रदर एंड सिस्टर इस तरह बुला सकते हैं अपने भाई बहन को। तो इस चीज़ पर भी आपने एक चीज़ ख्याल करना है। तो अगर वो बुलाते हैं तो वो एप्लीकेशन देकर, जिसको I-130 कहते हैं, फ़ी पे करेंगे, ये फलाना बंदा है, इसको मैंने बुलाना है। जिस दिन वो एप्लीकेशन लेते हैं, एक्सेप्ट अप्रूव नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस दिन आपको मिल जाएगी प्रायोरिटी डेट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जिसको PD कहते हैं। इसके बाद इसके साथ एक और चीज़ साथ लगती है, उसको कहते हैं वीज़ा बुलेटिन। वीज़ा बुलेटिन बेसिकली एक फ्लड गेट है जो कंट्रोल करता है, क्योंकि यूएस इमिग्रेशन जो प्रोसेस है ना, वो कहता है कि हमने एक साल में लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ाज देने हैं, नहीं डाल देनी वरना रश पड़ जाएगा। तो वीज़ा बुलेटिन का काम है फ्लड गेट, उसने कंट्रोल करना है। और प्रायोरिटी डेट होती है जिस दिन हमने सबमिट किया, वो एक्सेप्ट हो गई है कि होगा, ठीक है, इसको हम प्रोसेस करेंगे। एक इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं, कहते हैं कि हमने 2010 का हमारा F4 केस है, 2024 आ चुका है, हमें अब तक अप्रूवल नोटिस नहीं आया। इन शॉर्ट 4 से 6 साल के अंदर अप्रूवल नोटिस आ जाता है। अगर नहीं आया तो पूरी सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा कि किस तरह देखना होता है कि आपके केस टाइप की प्रोसेसिंग टाइम कितना कितना टाइम है, उसके ऊपर डिसीजन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने USCIS से रीच आउट करके पूछना था कि भाई चक्कर क्या है, कोई RFE तो नहीं है। और अगर अप्रूव हो गया तो अप्रूवल नोटिस चाहिए, क्योंकि F4 के अंदर आपके बच्चे हैं, तो उनकी CSPA को डिटर्मिन करने के लिए आपको प्रायोरिटी डेट चाहिए होती है, आपको अप्रूवल डेट चाहिए, तो उसके बीच का टाइम CSPA में जाता है। इसी तरह स्पाउसल कैटेगरीज होती हैं, उनका डिपेंडिंग कौन से वीज़ा सेंटर में जा रहे हैं प्रोसेस होने, कौन से सर्विस सेंटर में जा रहा है, कौन सी केस टाइप है, सारी वो डिटर्मिन करती है कितना टाइम में प्रोसेस होना चाहिए और कौन अप्लाई कर रहा है। ग्रीन कार्ड का थोड़ा स्लो होता है, US सिटीजन के चीज़ें तेज़ हो रही होती हैं। तो ये एक छोटा सा एक आपको मैंने एक खुलासा दे दिया USCIS के। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है NVC, नेशनल वीज़ा सेंटर। इस स्टेज या इस अदारे का काम ये है कि उस एप्लीकेंट की फैमिली को प्रिपेयर करना एम्बेसी के लिए। तो आपकी 1 जुलाई 2014 की थी प्रायोरिटी डेट। अब वीज़ा बुलेटिन में आ गई है 1 जुलाई 2013। एक साल का गैप पड़ा है, तो ऑलमोस्ट हर महीने एक महीने की मूवमेंट होती है कुछ कैटेगरीज में। तो अब एक साल रह गया, तो अब आपको वेलकम लेटर आ जाना चाहिए। एक चीज़ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, यार मुझे तो लेटर नहीं आया। वेलकम लेटर, इंटरव्यू लेटर, लेटर है लेकिन वो अब ईमेल की सूरत में, लेकिन पुराने वक्तों में वो फिजिकल पेपर में आता था, अब वो ईमेल में आता है। फिर सवाल आता है लोगों को कि यार मेरा तो ईमेल उस ज़माने में था ही नहीं, और अब क्या बनेगा।
एनवीसी को आपने सिंपल रीच आउट करना, उनको कहना है कि इस तरह मेरा केस है, अगर अप्रूवल लेटर है, अप्रूवल नोटिस आपके पास है, वो डिटेल्स यूज़ करनी है जिसमें आपके रसीद नंबर लिखा है, कौन था, फलाना था, सारी डिटेल्स लेंगे और आपको जब आप क्या लें, आप वैलिडेट हो गए कि आप ठीक बंदे ही कर रहे हैं रीच आउट, वो आपका ईमेल मांग के उसको सिस्टम में डाल देते हैं। आपको वेलकम लेटर 1 साल पहले, प्रायोरिटी डेट से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम देते हैं ताकि बंदा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, DS-260 भरे, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना शुरू कर दे, उसको एम्पल टाइम है। क्योंकि अगर वो वेलकम लेटर लेट आए, आपकी प्रायोरिटी डेट करंट है, तो आप बेसिकली टाइम ज़ाया कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इसलिए आपने अपने केस के ऊपर रहना है, आपने कहना है कि मेरा केस है, इसमें मेरा बेनिफिट है, मैं पता कराऊँ क्यों नहीं मुझे वेलकम लेटर आ रहा है। वेलकम लेटर आ गया ईमेल की सूरत में, उसमें आपके वो क्रेडेंशियल्स होते हैं जिससे आपने लॉग इन करना है CEAC पोर्टल, या पूरा कार्ड आ रहा होगा जिसको आप समझ सकते हैं कि CEAC पोर्टल क्या है। इसके अलावा आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट लिस्ट बहुत तरतीब से बनी होती है, जो आपने फॉलो करते हैं तो काम सेट रहता है। इसके अलावा आपने करना होता है DS-260, जो एक एप्लीकेशन है जो डाटा जाएगा अब US एम्बेसी इस्लामाबाद में। आपने I-130 DS-260 को कंफ्यूज नहीं करना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब DS-260 में सवाल आते हैं, सर्टन सवाल आएंगे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के से, जो आपका आज का हमारा टॉपिक है। उसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम की पूरी वर्डिंग होती है, कहते हैं जहाँ ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप डाटा शेयर कर रहे हैं, जहाँ से आप मीडिया के जो फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो भी शेयर कर रहे हैं, उसमें सारे आपका सोशल मीडिया कवर हो जाते हैं। लिंक्डइन भी कवर हो जाता है आपका, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, फलाना टलाना सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ दो लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि यार मैं ना बताता ही नहीं हूँ, बहुत से कमेंट्स में देखे हैं कि उसमें लोग कहते हैं कि मैंने बताया ही नहीं। तो आपने ये चीज़ देखनी, जब भी आप इमिग्रेशन सिस्टम में किसी भी प्रोसेस में हैं, तो आप पर एक ड्यूटी है, आप जब भी वो टिक मारे थे ना कि मैं साइन कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा होता है कि आपकी नॉलेज के मुताबिक सब कुछ सच है, आप झूठ नहीं बोल रहे, कोई मिसलीडिंग मिस गाइड नहीं कर रहे अदारे को। तो अगर आपके अकाउंट्स हैं नहीं बता रहे, उन्हें ढूंढ लेने, उनके लिए मुश्किल काम कोई नहीं है। अब वैसे ही आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप यार फेसबुक पर सर्च मारो, गूगल पर सर्च मारो, निकलाता है, वो तो एम्बेसी है, उनका काम ही ये है। इसी तरह एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एम्बेसीज के लोग आते हैं, एरिया को सर्च करते हैं, थोड़ा आपकी पूछताछ करते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने, यहाँ कार्ड आ रहा होगा। तो हर एम्बेसी, हर अदारे की एक पूरी एक टीम होती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन होती हैं, जिनने अपनी डिग्रीज इसमें की होती है कि हमने जो ये बात बता रहे हैं उसको चेक करना है कि सच है या झूठ है। वो हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जब वो सेल में जाएगा ना आपके DS-260, उसमें लिखा होगा कि एक लड़का है 24 साल का, उसने कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं दिया, वो कहेगा आज के दौर में पक्की बात है, लेट्स फाइंड आउट, वो ढूंढ लेंगे। जब इस तरह के झूठ होंगे, वो आपके केस को वीक करते हैं, वो कहेंगे अच्छा और क्या झूठ बोला, और क्या झूठ बोला, और क्या झूठ बोला, वो कहेंगे इसको भी इंक्वायरी करो, ये फलाना करो। तो जब 2019 में पहला इंटरव्यू दिया था, तो DS-260 में सवाल नहीं होते थे, क्योंकि लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो आई थी, लास्ट गवर्नमेंट थी, उनकी ये था कि इनसे ये डाटा भी लो, ये फलाना लो, चेक करो कि बंदे जो जिस इंटेंशन से ठीक आ रही है नहीं आ रहे। तो उनने ये चीज़ लगाई थी और वह अब तक चली आ रही है। तो 1 साल के बाद आपका DS-260 भी एक्सपायर हो जाता है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में हो, AP में हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पूरी यहाँ कार्ड आ रहा होगा, जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो है। तो अगर 1 साल से आप AP में हो ना, तो आपने रीसबमिट कराना। तो जब मैं रीसबमिट कराने गया, सिंपल आप लॉग इन करते हो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो वो एरर्स आते कि काफ़ी फील्ड्स मिसिंग है। मैंने मिसिंग क्यों है, डाटा सारा फिल हुआ हुआ है। तो वहाँ से सारे वो नए सवाल जो सोशल मीडिया के उसमें थे, आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ उनको बताना होता है। तो वट एवर हैपन्स, झूठ ना बोलें, मिसलीड नहीं करना, जो ईमेल्स आपके हैं सारी चीज़ें मेंशन करें, क्योंकि उनको पता है कि आपकी ये चीज़ें हैं, बस वो वेट कर रहे हैं कि आप झूठ बोलें। तो आपने वो DS-260 में सब कुछ वो मेंशन करके सबमिट कराना है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है। जब आप सबमिट करा देते हो, तो कोई अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है, तो आपको एक चीज़ आती है, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड, जिसको DQ हमारी एक कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे। DQ हो गया मेरा केस। जब DQ हो गया, अब आपका NVC ने उठा के उस क्यू में लाइन में रख देना है
कि जैसे जैसे बारी आती रहेगी यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में, वो इंटरव्यू स्केजूल होते रहेंगे, इंटरव्यू लेटर्स आते रहेंगे, दोबारा अगेन इंटरव्यू लेटर, इंटरव्यू ईमेल आएगी। फिर लोगों के सवाल आते हैं, यार मेरी इतने अरसे से डी की हुई है, मुझे जवाब नहीं आ रहा, मुझे इंटरव्यू लेटर नहीं आ रहा। उसकी रीज़न है, एक आपका कोविड, उसने बैकलॉग किया, उसके बाद ट्रैवल बैन आए, उसका बैकलॉग आया, और यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद एक नेबरिंग कंट्री का सारा जो है ना काउंसलर सर्विसेज हैंडल करता है, तो उनका भी रश है। तो यूएस एम्बेसी सबको ऑपरेट कर रहा है, रश काफ़ी है, और देखें जितने पुराने केस हैं उतने ही नए केस आ रहे हैं, तो वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर टाइम लग रहा है, आएगा ज़रूर। जो चीज़ पहले हफ्ते में होती है वो महीनों में होती है, जो पहले महीनों में होती है उसको साल लगता है। तो इस तरह आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट दे सकते हैं, आ जाएगी बारी, इंटरव्यू आएगा ज़रूर। और लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इतना इतना अरसा टाइम होता है बैठ के आप चीज़ों को चेक कर सकें, रीड अप कर सकें। USCIS एक बहुत अच्छी रिसोर्स है, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की अपनी वेबसाइट बड़ी अच्छी रिसोर्स है आपको के लिए। ये पूरा चैनल है और फॉरम्स हैं, व्हाट्सएप के पेजेस हैं। चीज़ सुने, उसको लेके भागना पड़े, उस पर और रिसर्च करें। जितना टाइम आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर लगा रहे हैं ना, आप अपने केस पर लगाएं। केस अप्रूव्ड होना है, आपको फ़ायदा होना है। केस नहीं अप्रूव्ड होना है, आपको ही नुकसान होना है। तो आपने इस केस को अपना समझ के इस पर काम करना है। अब आपका इंटरव्यू आ चुका है, इंटरव्यू पर जाते हैं, उसकी पूरी गाइड है कि आपको मेडिकल चाहिए होता है, तो मेडिकल की पूरी यहाँ वीडियो आएगी अगर आप समझना चाहते हैं कि यूएस इमिग्रेशन का मेडिकल प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर इंटरव्यू का आप चाहते हो कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, पूरी पूरी वीडियो है जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि हमारा जो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू था वो कैसा था, क्या हुआ था। इसके अलावा इंटरव्यू होता है वो 3 से 20 मिनट का होता है, लेकिन लगता बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी क्यू लगी होती है। हम मेरे वक्त में मैंने ऑलमोस्ट 300 इंटरव्यू देखे थे। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी 221G पर, DS5535 पर, क्योंकि मैंने जितने इंटरव्यू देखे मुझे पता लग गया था कि भाई आज होना कि ये साढ़े नाल। तो एक आपको एक वाइब समझ आई थी। तो मैं तो कहता हूँ वो ब्लेसिंग थी कि मैं पीछे बैठा हुआ था, हमने इतने इंटरव्यू देखे तो हमें समझ आ गया कि हो क्या रहा है, किस तरह केसेस को किस तरह एपी मिल रही होती है। तो इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी जिसमें मैं अपना 221G, उसके अलावा जितने मेरे पास इकट्ठे हुए हैं सबको हम इंफॉर्मेशन को हाइड करके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ टिक को, इसका क्या मतलब है, इसके यहाँ टिक को, यहाँ क्या होता है, हो जाएगा। तो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग लग गई है, जिस तरह मुझे लगी थी, यहाँ पूरा कार्ड आ रहा है, उसको देख सकते हैं। हमें डीएनए टेस्ट लगाया था, तो अगर डीएनए टेस्ट को समझना चाहते हैं, अगर आपको डीएनए टेस्ट मिल चुका है तो यहाँ कार्ड आ रहा होगा, जहाँ तक देखें बहुत डिटेल में अपना एक्सपीरियंस भी है, एक पूरी सेपरेट वीडियो जिसमें बताया कि डीएनए प्रोसेस है क्या। मेरे वक्त में लग पता गया था, मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में इतना मुश्किल था। तो आपके लिए 2 वीडियोज़ हैं चैनल के ऊपर जिसके ऊपर सारा मैं डीएनए प्रोसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको अप्रूव्ड हो जाता है तो वो जो आपका पासपोर्ट है AEG, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ग्रुप, यूएस ट्रैवल टॉक्स के थ्रू आपको मिलता है। तो पूरी यहाँ पर सेपरेट वीडियो आ रही होगी कि अगर वो पासपोर्ट आ रहा है उसको कलेक्ट किस तरह करना है, और AEG को अगर के थ्रू कोई चीज़ भेजनी है या रिसीव करनी है तो वो प्रोसेस क्या है। तो इस पूरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 145 वीडियोज़ हैं, अगर देखें उसमें काफ़ी यूज़फुल हैं। तो काश मेरे वक्त में इस तरह कोई चैनल होता तो मैं तो जोड़ के उसको हर वीडियो देख रहा होता। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बहुत अच्छी रिसोर्स बन जाए कि कोई भी यूएस इमिग्रेशन प्रोसेस में जा रहा है वो कहे यार इस चैनल को मैं पहली वीडियो से जब तक जितनी वीडियोस होंगी मैं देखूँ, मुझे समझ आ जाए होना क्या है और क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपको कुछ सवाल है तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पेज आ रहा होगा, वहाँ जाकर पहले फॉलो करें, डीएम में आके मुझे सवाल पूछ सकते हैं। अगर उस सवाल प्राइवेट नेचर के नहीं होते तो यार कमेंट सेक्शन में पूछा करें, सही होता है मैं जवाब दूंगा, कोई और जवाब देगा तो वो सबके लिए विजिबल है, सबकी हेल्प होगी। इस चैनल का पर्पस ही है। ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मेरी इजाज़त दें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट, बस हो गई।